सिक्योरिटी फोर्सेज ने 26 नवंबर को डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ताजिक हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान से 26 नवंबर की रात ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान अस्करियत पसंद ताजिकिस्तान की सरहद के साथ पहाड़ी इलाकों में सरगर्म हैं। ताजिक वजारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जुनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। अफगानिस्तान से होने वाले हमले में हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान में अफगान सरहद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्द ग्रोहों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पूरे आलमी बरादरी को तशवीश है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रहेगा। अमेरिका ने अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों पर मजीद काम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया है। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का भी हुक्म दिया गया है। ये फैसले व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग के बाद किए गए हैं, जिनसे नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी हुए थे। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग करने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। PTI ने बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला सेनेट में उठा दिया। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बताया जाए बानी PTI से मुलाकात कब कराई जाएगी। जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI मुल्क की तारीख का VIP कैदी है। बानी PTI के घर वाले अलग से, जबकि वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। बानी PTI के पास 6 बड़ी बैरक्स हैं। मुल्क में किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, हमारी मुलाकात भी नहीं होने देते, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होने देते, और अब कई हफ्तों से उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल रहे। चेयरमैन साहब, यहां से हमें जवाब चाहिए। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी जो है ना, वो इस वक्त है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी, उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना TV, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर। इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर, मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई, आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के करीब धरना दे दिया। कहा, जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी वो यहीं बैठे रहेंगे। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उनके पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब के अवाम ने वोट ना देकर बानी PTI से इज़हार एकजहती किया। IMF ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 5300 अरब की करप्शन की चार्जशीट पेश की है। NFC इजलास में सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो वज़ीर आला या हुकूमती ओहदेदार जलसे और फसाद का कहते हैं, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? उनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती है।
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ اپنا جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ جب آپ کی حکومت کو، آپ کی اسٹیٹ کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے، آپ کی روٹی کی، آپ کے آٹے کی، آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے، لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، تو اس سے بڑی ذمہ داری، کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں۔ سکھر سے کراچی تک موٹر وے کی تعمیر پر آئندہ سال مئی میں کام شروع کیا جائے گا۔ یہ بات وزارت مواصلات نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کو بتائی، جس کی صدارت سینیٹر قرۃ العین مری نے کی۔ کمیٹی کے کراچی حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع کرنے میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا۔ چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے حوالے سے 1.5 سال میں یہ 12واں اجلاس ہے۔ وزارت مواصلات اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے 3 سیکشنز پر مئی میں کام شروع ہو جائے گا۔ چیئرپرسن نے کہا کہ موٹر وے پر پہلے سال اگست، پھر اگلے سال مارچ کی تاریخ دی گئی اور اب اگلے سال مئی کی تاریخ دی جا رہی ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع کرنے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کے منتخب پارلیمان ہی فیصلے کرے۔ تمام افراد سے ہماری اپیل ہے کہ آئین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کیا کہ اسے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ ہری پور میں عوام کے حق کو چھینا گیا۔ وہ وکلا برادری سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آئین کی عزت ہو رہی ہے؟ ہم سب کی آزادی ہم سے ووٹ کا حق چھینا گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی انا سے باہر نکلیں۔ پشاور میں پاکستان کا سب سے بڑا جرگہ ہوا، اس کی قرارداد کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بورے والا میں فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں پروفیسر کی جانب سے طالبات سے مبینہ طور پر ہراسانی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پروفیسر کی جانب سے مبینہ طور پر نتائج میں اضافی نمبر دینے کی پیشکش کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ طالبان نے 31 اکتوبر کو پروفیسر کے خلاف تحریری درخواست دی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے ویمن ہیرسمنٹ یونٹ نے طالبہ کی شکایت وائس چانسلر کو بھیج دی ہے۔ وائس چانسلر نے پروفیسر کو معطل کر کے یونیورسٹی میں اس کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہو گیا اور یوں پاکستان کو بھارت پر بلا مقابلہ فتح حاصل ہو گئی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق مباحثے میں جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات اور سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے شرکت کی، جبکہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے، مگر بھارتی وفد حاضری کی ہمت نہ کر سکا۔ اس مباحثے کا موضوع تھا بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی پر مبنی ہے، مگر بھارتی مقررین نے اس بحث سے راہ فرار اختیار کی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کہا ہے کہ بھارتی وفد کی دستبرداری نے بھارتی بیانیے کو کمزور کر دیا ہے اور اس کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانیے کی کمزوری بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق بھارتی رہنما صرف ٹی وی چینلز پر شور مچاتے ہیں، مگر علمی مباحثے میں دلیل اور جواب دینے سے گھبراتے ہیں۔ آکسفورڈ میں بھارتی طلباء کی اکثریت کے باوجود بھارتی وفد نے ووٹ کا سامنا کرنے سے گریز کیا اور ممکنہ شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے سے طے شدہ مباحثہ خود ہی سبوتاژ کر دیا۔ میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی تجزیہ کار غائب ہو گئے۔ آکسفورڈ یونین میں بھارتی وفد کی عدم شرکت ان کے اپنے عوام کے سامنے بھی سوالیہ نشان بن گئی۔
श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर सैमुअल की T20 सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सैमुअल की सीरीज़ का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर और माइको ने 2027 तक तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। जियो स्पोर्ट्स, माइको और PTV ने 2027 तक पाकिस्तान में होने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए। नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ नशियाती टेलीविजन के हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत 3 सीनियर मर्दों के टूर्नामेंट और 2 सीनियर खवातीन के टूर्नामेंट्स के साथ अंडर-19 इवेंट्स भी नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। PTV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस मुआहदे को एक बड़ा संग मील करार दिया है। कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में अब तक 5 बैनुल-अक़वामी तस्वीरी नुमाइशें हो चुकी हैं। 3 म्यूरल आर्टिस्ट ने आर्ट्स काउंसिल कराची की खूबसूरती में इजाफा भी किया है। आज भी मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुसव्विरों का मुनफरद आर्ट दीदनी रहा। जंग और जियो ग्रुप इस मेले का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद की रिपोर्ट। is entirely different than the reality. जब आप लोग आएंगे तो अंदाज़ा होगा, और आप यकीन करें वलीद, यही हुआ कि जो लोग आए तो पहली दफ़ा मुझे सुन के अच्छा भी लगा। कॉमोरोस आइलैंड के जो आर्टिस्ट है अपने याज, वो कहने लगा क्या मैं पाकिस्तान का इमिग्रेशन मिल सकता है मुझे, वो यहाँ पे रहना चाहता था। तो अर्जेंटाइन का आर्टिस्ट कहने लगा कि अगर मैं यहाँ पे अपने वहाँ से अर्जेंटाइन से यहाँ पे मूव हो जाऊँ, और जाते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। ग्रीस से 2 आर्टिस्ट आई, माँ और बेटी, उन्होंने मुझे कल फ़ोन पे वो जो है वो रोने लगी थी। कहने लगी कि हमने इतने खूबसूरत लोग और इतना खूबसूरत फेस्टिवल कभी नहीं अटेंड किया। आर्ट्स काउंसिल रिफॉर्म हुआ है पिछले 10, 12, 15 सालों में। इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ। ये कोई आसान काम नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ कराची में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में कराची के आर्ट्स काउंसिल को माना जाता है। मुझे अभी जो नेपाल से आए हुए दोस्त वो मिले, वो कहते हैं कि शायद जाते हैं हर जगह, वो कहते हैं पूरे साउथ एशिया में इस जैसी कोई जगह नहीं है जो कराची में आर्ट्स काउंसिल मौजूद है। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम जंग और जियो के इश्तराक से जारी आलमी सकाफती मेले में आज ग़ुलामी मुखालफ खेल डोंट शूट पेश किया गया। इस ड्रामे में जदीद दौर की ग़ुलामी, इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल जैसे हसास मौज़ूआत को ताकतवर अंदाज में दिखाया गया। मज़ीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया वर्षा। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी है। यहाँ पर रोज़ डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट फ़नकार, हर एक नया दिन एक नई कहानी पेश कर रहा होता है। मगर आज जो प्ले की मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी रिलेटेबल है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। उसको सिर्फ हम एक चीज़ से जोड़ नहीं सकते, इसके काफ़ी सारे मकसद निकलते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस निकलते हैं और ये काफ़ी रियल चीज़ है। साउथ अफ्रीका के ये फ़नकार हैं जो अपना प्ले पेश करेंगे, जो इसके अंदर एंटी स्लेवरी को डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं इन फ़नकार से जिन्होंने ये पेशकश की है। जिद्दोजहद जारी है किसके खिलाफ? कबालियत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, नस्ल कुशी के खिलाफ, बुक के खिलाफ, and what else? बदहाली के खिलाफ। What do you think about Pakistan so far? Pakistan is a very beautiful country with very beautiful people with very delicious food, and it is very hospitable. People are welcoming and are very loving. About the play, what about is it about? Okay, the play is about slaveries. They were trying to run from the camp to give a freedom to the generation that is coming. So they were trying to escape so many times, but at the end of the day, the guy called stand find ways to make them run away from the camp. जी, तो आपने देखा हमने उन फनकारों से बात की जिन्होंने ये प्ले की पेशकश की थी।
کافی مائنڈفل، کافی میننگ فل یہ پلے تھا، اور یہ کافی زیادہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا تو جو لوگ وار کے سروائیو کر رہے ہیں وہ سب اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو اس پلے کی تھی، انہوں نے ہماری جو اردو زبان ہے اس کے الفاظ کو لوگوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا. کیمرہ مین اشرف صدیقی کے ساتھ رابعہ، جیو نیوز، کراچی. حاضر ہوں گے بریک کے بعد.